Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the new topic of इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया। आज जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। राइट, लेक्चर नंबर 8 रहेगा ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। और उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज एक लेक्चर में लेकर आएंगे और एक लेक्चर में आपका पोल्यूशन आ जाएगा। ये आपके 10 लेक्चर्स है जिसमें आपका सारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट, जहाँ से आपके 9 से 10 मार्क्स जो है डेफिनेटली मिल जाएगा। ये आपको गारंटी है। पिछला पेपर उठा लेना, जब मैं लेक्चर्स कंप्लीट करूंगा फिर इन पेपर्स को सॉल्व करना, आपके सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू डब्ल्यूएस एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो आप सब लोगों को पता है डब्ल्यूएस एकेडमी ने बैच लॉन्च किया है JKS 2023 के लिए, जिसके पोस्ट जो है दिसंबर में आने वाले हैं। तब तक हम जो है सिलेबस का कवर करेंगे दिसंबर तक, फिर आप रिवाइज करोगे। ठीक है, न्यू बैच लॉन्च किया है, क्लासेस चल रही हैं कंप्लीट। ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 1000 फी, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा VLW का भी कोर्स चल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हो। जिसने अभी तक कोर्स नहीं लिया, फुल कोर्स VLW का, आप VLW डब्ल्यूएस एकेडमी के से ले सकते हो। आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको कंटेंट भी मिलेगा, पूरे फुल लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा, दैट वुड बी अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी में किन किन चीज़ों का जहन में रखना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सॉरी, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर भी करो। देखो बायोडाइवर्सिटी कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये मैं आपको यहाँ से ही बताऊंगा। ठीक है, बट समझना है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, दैट इज अबाउट द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड बाय 2 वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है आपको बोलना है। सर, बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये होता है 2 वर्ड्स का बना है। एक का मतलब होता है लाइफ, दैट इज बायो, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी। दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज जो हैं लाइफ डिफरेंट वेराइटीज मिलेगी, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि डिफरेंट माइक्रो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो बर्ड्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, फॉरेस्ट्स, ये सारे हम बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पीशीज, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर adaptation environment along with their processes and interactions। बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जितने भी वैरायटीज हैं और उनकी जो भी स्पीशीज हैं उनको लिया जाता है, और उनके जो जीन्स हैं उनको यहाँ पर बात की जाएगी, और वो किस तरीके से इन्वायरमेंट में अडाप्टेशन करते हैं। जो डेजर्ट्स में रहते हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर पाते हैं, जो कोल्डर एरियाज में रहते हैं वो उस इन्वायरमेंट, जो वार्म एरियाज में रहते हैं वो उन एरियाज पे, जो कोस्टल रीजन्स पे रहते हैं वो उन एरियाज, जो पानी में रहते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर, पानी के बॉटम पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो सभी जो हैं उसको उसकी जब हम बात करते हैं उन सभी को मिलाकर बनती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल सम ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म सच एज यूनिसेल्युलर, फंगई की बात करेंगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। जो यूनिसेल्युलर का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना है। एक बेस्ट एग्जांपल जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, दैट इज फंगई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेशन, एक्वाटिक एनिमल्स, मैमल्स, ह्यूमंस एंड ऑल अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर जीन्स, स्पीशीज, हैबिटेट एंड देयर इकोसिस्टम। ये सभी मिलाकर हमें बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं इस सभी को। तो हम बोलते हैं ना इंडिया की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा, इंडिया जो है वो डाइवर्स यहाँ पर है, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा। क्यों? हिमालयस की बात करें, वेराइटी ऑफ स्पीशीज, कोस्टल रीजन्स की बात करें, वेराइटी ऑफ स्पीशीज, कोरल रीफ्स, ओशंस की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो डेजर्ट्स के बाद वेराइटी ऑफ स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। स्पीशीज इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेन एस्पेक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी का वो क्या है, वो है स्पीशीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है, टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किसने किया है। टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। याद रखना, एडवर्ड विल्सन को आपको लिंक करना है बायोडाइवर्सिटी के साथ। जिसने क्या किया है, एक सोशो बायोलॉजिस्ट था ये, जिसने क्या किया, उसने स्टडी की है द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस स्पीशीज।
जितनी भी स्पीशीज थी उन सभी स्पीशीज को उसने क्या किया है, स्टडी किया है, बहुत सारी स्पीशीज को और उनके इकोसिस्टम्स को फॉर सर्वाइवल। तो ये सारी टर्म जो है इसको पॉपुलराइज किसने किया है, आपको बोलना है एडवर्ड विल्सन ने। अब क्वेश्चन सेकंड जनरेट होता है, सर बायोडाइवर्सिटी तो आपने समझा ही बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, लेकिन सर इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या फायदे हैं बायोडाइवर्सिटी से। अगर इंडिया हम बोलते हैं ये एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी है, या वर्ल्ड की बात है हिमालय में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर फर्स्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इकोलॉजिकल सिस्टम। सबसे पहले जो हमारे पास इकोसिस्टम होता है, जो हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, इसको मेंटेन रखना बायोडाइवर्सिटी का होना ज़रूरी है। इट इज़ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आल्सो, इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी वास्ट बायोडाइवर्सिटी होता है। इकोनॉमिक परस्पेक्टिव के हिसाब से कंट्री जो होती है वो उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर वेराइटी ऑफ प्लांट्स है तो मेडिसिन आपको मिलेगा, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है आपको लकड़ी मिलेगी, वेराइटी ऑफ प्लांट्स है तो आपको वो बाकी सारी चीज़ें मिलेगी, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं तो आप उनका यूज़ कर, वेराइटी ऑफ फिशेज है तो आप उसको इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट भी है। फॉरेस्ट है उसका भी एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट है। इट प्रोवाइड सम रॉ मटेरियल्स बाय विच फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे कि आपको पता है अगर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि बहुत सारी स्पीशीज़ है प्लांट्स की, एनिमल्स के, फॉर प्लांट स्पीशीज़ आपके पास है वो एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं और आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हो। जैसे कि कॉटन की इंडिया में बात करेंगे, कॉटन की कल्टीवेशन करते हो तो कॉटन किस लिए होता है, कपड़ों को बनाने के लिए। शुगर केन की बात करेंगे तो शुगर को ग्रो करने के लिए। आपके पास क्या है बायोडाइवर्सिटी में आता है आपको जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, जो जंगल्स में पाए जाते हैं, उनको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसी तरीके से बाकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल चाहिए, और उसी रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, उनको हम यूज़ करके हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वेजिटेशन शुड बी प्रिजर्व टू मेक बायोडाइवर्सिटी। वेजिटेशन को हमें प्रिजर्व करना पड़ता है सो दैट बायोडाइवर्सिटी सेफ रहे। डेफिनेटली अगर हमारे पास प्लांट्स हैं तो वो क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन रहता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी सेफ रहेगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेडिसिन आल्सो, मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमें नीम मिलता है, तुलसी मिलती है, टर्मरिक मिलता है, बाबुल है, हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड आर यूज्ड एज मेडिसिन टू क्योर मेनी डिजीज। तो हमारे पास बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, ठीक है, जो कि हमें फॉरेस्ट्स में देखने को मिलता है, बहुत सारे एरियाज में देखने को मिलता है, जिसको हम मेडिसिनल पर्पजेस के लिए भी यूज करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय प्रोवाइडिंग फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पजेस। तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, ये ह्यूमन बींग्स के भी नीड्स को भी फुलफिल करता है। जैसे कि फूड हमें मिलता है बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि प्लांट से हमें फूड मिलता है, राइस मिलता है, वीट मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। हमारे पास एनिमल्स हैं, फॉर हमारे पास काव है, शीप है, वहाँ से हमें मिल्क मिलता है, बटर मिलती है, जो हम डेली बेस के लिए यूज़ करते हैं। मेडिसिन में मिलते हैं, कपड़े हमें मिलते हैं, या बाकी रॉ मटेरियल्स जैसे इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी हमें यहाँ से मिलता है। तो ये फ़ायदे हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन पूछा विच द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नीचे लिखा होगा 4 ऑप्शन, आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा उसमें ठीक होगा, या ऑल ऑफ दैट वो भी दिया जा सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका बनता है फंडामेंटल लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से लेवल्स होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कैन बी जनरली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 फंडामेंटल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं 3 लेवल्स के अंदर। नंबर फर्स्ट जो है, एक है स्पीशीज डाइवर्सिटी, दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी, और उसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको पता है, यहाँ पर हम जनरली स्पीशीज की बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी के ऊपर, जेनेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के ऊपर। और एक और क्वेश्चन बनता है आपको बायोडाइवर्सिटी, इस पे ऊपर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ स्पीशीज होती है एक जोग्राफिकल रीजन में। फॉर एग्जाम्पल कैट्स की स्पीशीज होगी, एनिमल्स की स्पीशीज होती है, प्लांट्स की स्पीशीज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज होती है, उन डिफरेंट वेराइटीज होती है। बायोडाइवर्सिटी at its most basic level includes all variety of species that exists on the earth। जो भी स्पीशीज हैं, जितनी भी वेराइटीज हैं अर्थ के ऊपर, वो सभी यहाँ पर
वो सभी वैरायटी जो है उनको हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी के अंदर। फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरसेस, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया एटसेट्रा, एंड द मल्टी सेलुलर किंगडम प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगाई। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पीशीज होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास वायरसेस की बात करेंगे, बैक्टीरियाज की बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर, और मल्टी सेलुलर किंगडम की अगर बात करें, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई हैं, प्रोटोजोआ है, ये सारे किस में लेते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीशीज हैं। जब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीशीज हमारे पास है तो वो क्या बनती है, वो क्या कौन सी डाइवर्सिटी दिखाती है आपको बोलना, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में हमें बताता है। द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन कॉन्स्टिट्यूट इट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। जो नंबर ऑफ स्पीशीज होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, जो एक रीजन के, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल ये रीजन आप ले लो, जम्मू एंड कश्मीर का, सपोज यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो क्या बताती है, वो बताती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की। ऑल द सिस्टम्स नेचुरल एंड एग्रीकल्चर सिस्टम हैव ए डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। नेचुरल ले लो या एग्रीकल्चर सिस्टम आप ले लो, हर जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पीशीज पाए जाते हैं। तो उस सभी को बोला जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। दूसरा होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब जनरली हम किसकी बात करेंगे, जीन्स की हम यहां पर बात करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है जीन्स होते हैं, तो वैरायटी ऑफ जीन्स हमें देखने को मिलती है। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो डिफरेंट होती है जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीशीज के। फॉर एग्जांपल सेम स्पीशीज, फॉर एनिमल स्पीशीज की बात करेंगे, उसमें हमें डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलती है। कैट्स की अलग होती है, डॉग्स की अलग होती है, एलिफेंट्स की अलग होती है, मतलब डियर की अलग होती है। प्लांट स्पीशीज की अगर बात करें, प्लांट्स में अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें एप्पल का, एप्पल प्लांट का अलग होता है, पटेटो का अलग होता है। जितनी भी वेराइटीज ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास होती है या जो भी स्पीशीज हमारे पास होती है, उनकी क्या होती है, आपको बोला उनका डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एवरी ह्यूमन लुक्स डिफरेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स फ्रॉम अदर ह्यूमन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी। पर्सन ए अलग है एज कंपेयर टू पर्सन बी बिकॉज ऑफ इट जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। पर्सन सी अलग है पर्सन ए से, पर्सन डी अलग है पर्सन ए से। जैसे कि अगर आप देखोगे, मैं आपको एग्जांपल एक बताऊंगा, जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली वो एक हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक ह्यूमन का अलग अलग होता है। जो हमारे फिंगर टिप्स पे जो प्रिंट्स होते हैं ना, जिसको हम क्या करते हैं, मतलब जो हमें क्या बताता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई क्राइम किया होगा, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, या हम क्या करते हैं, आधार कार्ड के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स हर एक का क्या होता है, बायोमेट्रिक जैसे आप बोलते हो, तो हर एक का जेनेटिक मेकअप क्या होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। जीन्स आर रेस्पॉन्स फॉर डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जीन्स हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, जिससे हमें क्या मिलती है, हमें डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलती है। जीन्स आर द लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक्स that give special characters to certain kinds of species, जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने पढ़ा होता है डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, फिर उसमें क्या होता है, जीन्स होते हैं। तो दैट मीन्स वो क्या देते हैं, वो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देते हैं, कुछ स्पीशीज को स्पेशल कैरेक्टर्स दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पीशीज उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, और कोई स्पीशीज है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ड्यू टू देयर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस कैन सर्वाइव इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। जैसे हमारा जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि हम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30-40 डिग्री जो होता है टेम्परेचर होता है, उसमें हम सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ क्या होता है, -1 होता है, -2, -10, तो हम सर्वाइव कर पाते हैं उसमें भी। मॉडरेट टेम्परेचर में तो वैसे भी मॉडरेट एनवायरमेंट हम सर्वाइव कर पाते हैं। इसी तरीके से कैमल की बात करेंगे, तो कैमल क्या करता है, ये एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में, फॉर डेजर्ट्स में जहां पर टेम्परेचर जो होता है 40-50-60 के आसपास, वहां पर वो सर्वाइव करता है, रहता है पानी के बगैर। दैट उसका जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल जो है अलग है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मेक्स ए रीजन रिच इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ये भी एक ऐसा कंपाउंड है, कंपोनेंट है, जो कि क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है।
टू कंजर्व द जेनेटिक रिसोर्सेज जीन बैंक्स और जर्म प्लाज्म बैंक्स आर एस्टेब्लिश। देखो जेनेटिक रिसोर्सेज को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमारे पास जीन बैंक्स होते हैं जहां पर जीन्स को रखते हैं, जिनको हम जर्म प्लाज्म बैंक्स का भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि जेनेटिक रिसोर्सेज को क्या करना है, हमें कंजर्व करना है, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, इट कैन बी कंजर्व्ड बाय जीन बैंक्स और जर्म प्लाज्म बैंक्स। आपको बोलना है जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, जीन्स को रिसोर्स कंजर्व करने के लिए हमारे पास कौन से होते हैं, जीन बैंक्स होते हैं, या इन्हीं को बोला जाता है जर्म प्लाज्म बैंक्स हमें एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। सच जीन बैंक्स इंक्लूड गार्डन, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, गार्डन होते हैं, वहां पर हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट स्पीशीज हम रख लेते हैं, ठीक है, उनकी जीन्स को हम कंजर्व करते हैं। एनिमल जूज की बात करेंगे जहां पर एनिमल्स को रखते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज एक्स्ट्रा या बाकी जेनेटिक रिसोर्सेज रखते हैं इन जीन बैंक्स में। टू कंजर्व स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, पोलन ग्रेन प्लांट्स, pollen grains, vegetative propagation, plants like corn, bulb, tuber, tissues are collected and kept stored in these banks. For example, हमें किसी plant species को कंजर्व करना है तो हम उस plant species का pollen grain उठा लेंगे, जिस 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 pollen से वो क्या होता है, जिस pollen से वो plant बनता है, या हमें कोई vegetation चाहिए होता है, ठीक है, vegetative propagation करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम corn उठा लेंगे, या कोई bulb उठा लेंगे, या tuber उठा लेंगे, plants के parts होते हैं, या कुछ tissues उठा लेंगे plants के, जिसको हम स्टोर करके रखते हैं। आ रही बात? फॉर एग्जांपल हमें क्या करना होता है, कोई स्पीशीज को ग्रो करना होता है, हम उसके सीड को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, फिर हम उसी सीड को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसकी फिर पॉपुलेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये था जीन्स के लेवल पे यहां पर बात कर रहे थे हम। अब यहां पर जो है नेक्स्ट, दैट इज द इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम के बेस पे द इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन लिविंग इन एन इकोसिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करेंगे या बायोडाइवर्सिटी, ये क्या होता है, यहाँ पर हम अलग अलग कम्युनिटीज लेते हैं, जैसे कि हम एनिमल कम्युनिटी ले लेंगे, हम वेजिटेशंस ले लेंगे, हम प्लांट्स की कम्युनिटी ले लेते हैं। उन सभी कम्युनिटीज को मिलाकर वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। एनिमल कम्युनिटी प्लांट कम्युनिटी के साथ, प्लांट कम्युनिटी एनिमल कम्युनिटी के साथ, ये होता है कम्युनिटीज ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन। जैसे जनरली प्लांट्स की बात करेंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जहां पर भी आप एक वेजिटेशन या प्लांट्स और एनिमल कम्युनिटीज को देखेंगे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो उस बायोडाइवर्सिटी को हम बोलते हैं, वो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होता है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इकोसिस्टम द बायोलॉजिकल स्पीशीज वेरी। इकोसिस्टम के टाइप्स, जो अलग अलग टाइप्स हैं इकोसिस्टम के, बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या करते हैं, वो वेरी करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज। अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखेंगे, अलग अलग वेराइटी ट्रीज देखने को मिलेंगे, ट्रीज के भी अलग वेराइटीज होती है, T1 T2 अलग अलग ट्रीज देखने को मिलेंगे, श्रब्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लाइंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, आर प्रेजेंट इन इट हैविंग ए कम्युनिटी ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पर आपको इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर रेप्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बर्ड्स भी और मैमल्स भी देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो आप देखो ट्रीज जो हैं, दैट मींस प्लांट्स की अगर बात करेंगे, वो किसके साथ उनका इंटरेक्शन, एनिमल्स के साथ, एक कम्युनिटी के अंदर। किस कम्युनिटी के? आपको बोलना फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर। तो ये बनता है हमारे पास इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे, जहां पर ग्रास हमें देखने को मिलता है, देयर एग्जिस्ट्स ओनली लिमिटेड वैरायटी ऑफ हर्ब्स, फोर्ब्स, ठीक है, और ग्रास, अलग अलग वैरायटी हमें ग्रासेस देखने को मिलती है, और इस ग्रासेस में सेवरल स्पीशीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स इवॉल्वड इन दीस पर्टिकुलर रीजन्स। और इस ग्रास इकोसिस्टम में और बाकी एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये भी हमें क्या बताता है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। यहां तक मैंने 3 टाइप्स ऑफ ये बताया बायोडाइवर्सिटी के। जनरली एक और क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो बनता है आपका कंजर्वेशन की बात। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना है। 2 मेथड्स हमारे पास हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, लेकिन बिफोर एक्सप्लेनिंग दीज 2 मेथड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंजर्वेशन होता क्या, क्यों कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। यहां पर आप एक क्वेश्चन सीधे याद रखोगे, the conservation of biodiversity is important for the protection and management of the resources for the sustainable development of present and future generation। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, प्लांट्स को कंजर्व करना, एनिमल्स को कंजर्व करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना, जीन बैंक्स बना लेना, ठीक है, जर्म प्लाज्म बैंक्स बना लेना, मतलब इन सभी चीजों को कंजर्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों, फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, सो दैट हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज को क्या करेंगे हम, फिर सस्टेनेबल तरीके से हम उनका यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी
और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ज़रूरी है, ना कि हम क्या करेंगे पूरे फॉरेस्ट की कट करेंगे अपने फ़ायदे के लिए और फ्यूचर का सोचेंगे ही नहीं। तो दैट मीन्स इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्पीशीज़ हो या जितनी भी वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है उनको हमें कंजर्व करना पड़ता है। मतलब प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ओवरऑल हम फिर बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ता है। इससे क्या फायदा होगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोडाइवर्सिटी के? देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टू कंजर्व द इंडेंजर्ड स्पीशीज, एक हम क्या कर सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व करेंगे। इंडेंजर्ड, ठीक है, इसमें ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ चीता की पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 5000। कब आप बोलोगे 1970 में, उसके बाद आप बोलोगे 2000 में आप आ गए। सपोज मैं बोलता एग्जांपल के तौर पे, आप बोलोगे अब इसकी पॉपुलेशन 2000 में कितनी होगी, 2000 पॉपुलेशन हो गई कब, 2001 में। उसके बाद क्या हो गया, 2015 में हम बोलेंगे इसकी पॉपुलेशन जो होगी 500 होगी। फिर मैं बोलता हूँ 2021 में क्या हो गया, इसकी पॉपुलेशन जो है 52 बच गई। तो आप देखो ये जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, ठीक है, जिनका खतरा होता है एक्सटिंक्ट होने का। तो उन स्पीशीज को हम कंजर्व कर पाएंगे अगर हम क्या करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करेंगे। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज एंड देयर इकोसिस्टम, और स्पीशीज का भी डेवलपमेंट हो जाएगा और इकोसिस्टम भी ग्रो हो जाएगा, इकोसिस्टम भी कंजर्व हो जाएगा सस्टेनेबल तरीके से। सो दैट उन रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, जब हमारे पास फॉरेस्ट था हम उसको कंजर्व करेंगे तो फॉरेस्ट ग्रो होते जाएंगे और ग्रो होते जाएंगे, नई नई स्पीशीज बनेंगे, नई नई वेराइटीज, उसके साथ बाकी स्पीशीज वहां पर आएंगे, एनिमल्स भी वहां पर सर्वाइव करेंगे, जिसकी वजह से एक बड़ा सा बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो डेवलप हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा और हमारी स्पीशीज कंजर्व रहेंगे। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, आपको पता है इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड चेन, फूड वेब जो है वो सारा मेंटेन रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो आप ये कॉमन सेंस है, अगर आपने पहला इकोलॉजी एनवायरनमेंट समझे तो आप इन चीजों को समझ सकते हो। वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 2 मेथड्स, एक है इन सीटू, ठीक है, और दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू का दूसरा नाम होता है एट द साइट, एट द साइट, साइट के ऊपर ही, साइट के ऊपर ही, ठीक है, जहां पर ये रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, उनको उसी जगह पर क्या करो, कंजर्व करो, उनको किसी और जगह शिफ्ट नहीं करो। अरे बात समझ, किसी और जगह जो है नया घर बनाओगे उनके लिए, वहां पर नहीं, जहां पर वो रहते हैं उसी जगह पर उनको कंजर्व करने की कोशिश करो। इन दिस मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल इकोसिस्टम और इवन द मैन मेड इकोसिस्टम, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां पर एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जिस भी नेशनल पार्क में है ये, जिस भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, वहां पर आप इसको कंजर्व कर सकते हो। दिस रेफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। इसमें हम क्या कर सकते हो, प्लांट्स को कंजर्व करो या एनिमल्स को कंजर्व करो। तो दैट मीन्स इसको हम नाम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। फॉर दिस द एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड एज, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम बोलेंगे यहां पर टाइगर हो, लायन हो, चीता हो, इसको कंजर्व करना है, ये इसी एरिया में रहते हैं, इस एरिया में आपको कंजर्व करना है। लेकिन इस एरिया में इसको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को डिक्लेयर करना पड़ेगा ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहां पर एनिमल्स या स्पीशीज को प्रोटेक्शन मिलती है, सो दैट स्पीशीज क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का क्या बोलना है, ए प्रोटेक्शन एरिया इज डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ लैंड और सी स्पेशली डेडिकेटेड टू प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का कहना है कि एक प्रोटेक्टेड एरिया को हम डिफाइन करते एक ऐसा एरिया, वो लैंड का हो, वो लैंड की बात करें, टेरेस्ट्रियल की बात करें या ओशन की बात करें, उस ओशन का या उस लैंड का एक ऐसा एरिया जो कि जिसको क्या है, जिसको डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारे पास एक ऐसा एरिया, इस एरिया में से, इसमें से हमने ये वाला पोर्शन कट किया है, इस लैंड में से हमने ये वाला पोर्शन कट किया है, और इस पोर्शन को हम क्या डेडिकेट करते हैं कि यहाँ पर प्रोटेक्शन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होता है उसको मेंटेन करेंगे और एनिमल्स और स्पीशीज को प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मेथड, जिसको बोलते हैं हम इन सीटू। लेकिन सर इन सीटू मेथड में किस किस चीज को लेते हैं, मतलब एट द साइट, या हम क्या बोलते हो जहां पर हम नेचुरल जो इसकी नेचुरल प्लेस है वहां पर इसको कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है, एनिमल्स या स्पीशीज की। तो कौन कौन सी चीजें उसमें आ जाते हैं, आप बोलोगे द प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। आपको बोलना है वेयर इन सीटू कंजर्वेशन इज टू बी फॉलोड। नेशनल पार्क्स जो होते हैं ये इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं, तो ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो जहां पर इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं। फॉर नेशनल पार्क्स आपके पास क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सभी क्या होते हैं, आपको बोला ये तीनों के तीन किसके अंदर आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन
के अंदर आते हैं। आ रही बात समझ। दूसरा होता है एक्स सीटो का मतलब साइड, आउटसाइड द नेचुरल साइड, जहां पर ये पाए जाते हैं उससे बाहर कहीं और पे आप क्या कर सकते हो, इनको कंजर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई नेशनल पार्क है, वहां पर कोई चीता पाया जाता है, लेकिन वहां पर आप उसको कंजर्व नहीं करते, आप उस चीता को उठाते हो कहीं और, कोई जू बना लिया आपने, कोई गार्डन बना लिया आपने, कोई नर्सरी बना लिया आपने, वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर उनको कंजर्व करते हो। उसको बोलते हैं एक्स सीटो कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन मैन मेड इकोसिस्टम। इसको आप क्या करते हो, स्पीशीज को मैन मेड इकोसिस्टम में कंजर्व करते हैं। जैसे कि जू, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई फॉर प्लांट स्पीशीज इस जंगल में पाया गया है, तो आपने आपने क्या बनाया है, इस एरिया में आपने यहाँ पर आपने कोई गार्डन बना लिया है, तो यहाँ पर इस स्पीशीज को लेकर आए और यहाँ पर कंजर्व करने लगे। या फॉर एग्जांपल कोई नेशनल पार्क यहाँ पर है, यहाँ पर आपको टाइगर देखने को मिलेगा, लेकिन आपने क्या किया, इस नेशनल पार्क से हटाकर आपने किसी और जू में डाल दिया। तो इस तरीके से आप इसको बोलते हैं एक्स सीटो कंजर्वेशन ऑफ द साइट, इसको बोलते हैं ऑफ द साइट। और वो क्या था, एट द साइट या ऑन द साइट, ऑफ द साइट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द जेनेटिक टेक्निक कैन बी यूज्ड टू कंजर्व इंडेंजर्ड स्पीशीज। यहां पर हम जेनेटिक टेक्निक का यूज करते हैं। देखो जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जू, ठीक है, गार्डन्स, नर्सरी और जीन बैंक, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये एक्स सीटो कंजर्वेशन के साथ आते हैं, ठीक है। द मेथड दिस मेथड इज बेटर सूटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। तो एक्स सीटो कंजर्वेशन में हम जनरली बोलते हैं कि ये मेथड ज्यादा सही रहता है अगर हमें प्लांट स्पीशीज को कंजर्व करना होता है, ठीक है, देन द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। हाँ, इसमें हम एनिमल्स को भी कंजर्व करते हैं एक्स सीटो कंजर्वेशन के जरिए से, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर माना जाता है ये प्लांट स्पीशीज के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा, ये ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में ये क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू, बायोडाइवर्सिटी का रिलेशन किसके साथ, वेराइटी ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ एनिमल्स, क्वालिटी ऑफ सॉइल, एनवायरमेंटल हेल्थ। आपको पता है वेराइटी ऑफ स्पीशीज मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी की यहाँ पर जनरली बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंजर्व द जेनेटिक रिसोर्सेज विच ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, कौन से जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया, फ्लावर बैंक्स, जर्म प्लाज्म बैंक्स, एक्वेटिक लैब्स, ठीक है, एनिमल्स R&D। ठीक है, आपको क्या बोलना है, इसमें हम क्या करते हैं, जर्म प्लाज्म, जिनको जीन बैंक्स मैंने नाम बोला था, जीन बैंक से जर्म प्लाज्म मैंने आपको ऊपर ही बताया था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके मैंने टॉपिक्स दे इसी टाइप के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं बायोडाइवर्सिटी, सो दैट आपको एक अंदाजा लगेगा कि बायोडाइवर्सिटी से भी कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। द मैन मेड इकोसिस्टम इज यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अंडर विच मेथड। मैन मेड इकोसिस्टम का यूज किया जाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, वो किस में आता है, क्या वो इन सीटू में आता है, एक्स सीटू में आता है, या सब मैंने बोला था यहाँ पर एक्स सीटू आता है। तो नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल जो होता है वो होता है इन सीटू में, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में जब एक स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है वो इन सीटू, लेकिन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट जब उसको नेचुरल हैबिट से बाहर किसी और जगह आप कंजर्व करते हो वो आ गया एक्स सीटो। सब सीटो तो है ही नहीं कुछ, तो दैट मीन्स यहाँ पर मैन मेड के साथ होता। ठीक है, अगर आपको यहां पर होता द नेचुरल इकोसिस्टम यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, आपको बोलना है उस मेथड को इन सीटू बोला जाता है। आई होप यहां तक सारी बातें आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बोलो यस सर हमें अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो सो दैट उनका भी फायदा होगा और WS एकेडमी का रीच भी बढ़ जाएगा। मैं आपको आज बोल देता हूं कि हम इतने एफर्ट्स लगा लेते हैं सो दैट आपका एग्जाम जो है किसी भी तरीके से क्वालिफाई हो जाए, आपके लिए ईजी बने। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि आप हर रोज 1 मिनट निकाल सकते हो WS एकेडमी के लिए, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स, अगर आपको व्हाट्सएप पे 5-6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बस सिर्फ आपको लिंक को क्लिक करना है और उसके बाद शेयर करना है। एक ही बार आपको शेयर करना है, वो सबको चला जाएगा, फिर आगे आगे वो भी शेयर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखना कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।